नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल PS क्यूज वाला में। आज लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो विशेष रूप से यूपी होम गार्ड और यूपी पुलिस के लिए तैयार किया गया है। तो आप सभी लोग क्लास के अंत तक बने रहें और बताएं कि 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। इस क्लास में हम कवर करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिंदी और करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना करें। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के यूपी होम गार्ड एंड यूपी पुलिस के टॉप 50 MCQ। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल विशिष्ट रूप से घोड़े के अवशेषों के लिए जाना जाता है? तो आप लोग बताएंगे किस लिए जाना जाता है। लोथल के लिए जाना जाता है, या सुरकोटदा के लिए जाना जाता है, या कालीबंगा के लिए, या चनहुदड़ो के लिए? तो आपका सही उत्तर है सिंधु घाटी सभ्यता का सुरकोटदा स्थल विशिष्ट रूप से घोड़े के अवशेषों के लिए जाना जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरकोटदा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आप सभी लोग बताएंगे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश बोध गया में दिया था, या लुम्बिनी में दिया था, या सारनाथ में दिया था, या कुशीनगर में दिया था? तो आप सभी का सही उत्तर होगा गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन सी, सारनाथ सही है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सारनाथ। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का वह शासक कौन सा था जिसने अमित्रघात शत्रुओं का विनाश करने वाला की उपाधि धारण की थी? तो आप सब बताएंगे शत्रुओं का विनाश करने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, या बिंदुसार ने की थी, या अशोक ने की थी, या दशरथ मौर्य ने की थी? आप सभी का सही उत्तर होगा मौर्य वंश का बिंदुसार शासक जिसने अमित्रघात शत्रुओं का विनाश करने वाले की उपाधि धारण की थी वह बिंदुसार था। ऑप्शन बी, बिंदुसार सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह एवं रक्त की नीति ब्लड एंड आयरन पॉलिसी अपनाई थी? तो आप सभी लोग बताएंगे लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? इल्तुतमिश ने अपनाई थी, या अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाई थी, या गयासुद्दीन बलबन ने अपनाई थी, या मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनाई थी? तो आपका सही उत्तर होगा दिल्ली सल्तनत के गयासुद्दीन बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किनके बीच लड़ा गया था? तो आप लोग बताएंगे पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, या अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया, या मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया, या हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया? तो आपका सही उत्तर है पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। ऑप्शन बी, अकबर और हेमू सही है। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किस शासक के प्रशासन का हिस्सा थी? तो आपका सही उत्तर है अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद शिवाजी महाराज के प्रशासन का हिस्सा था। ऑप्शन बी, शिवाजी महाराज सही है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग बताएंगे 1857 के विद्रोह के समय कानपुर से नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, या नाना साहब ने किया था, या कुंवर सिंह ने किया था, या खान बहादुर खान ने किया था? तो आपका सही उत्तर होगा 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाना साहब। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, या बदरुद्दीन तैयब जी थे, या रफ़ी अहमद किदवई थे, या M.A. अंसारी थे? तो आपका सही उत्तर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 महात्मा गांधी द्वारा किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो आप सभी लोग बताएंगे किसके विरोध में शुरू किया गया था? नमक कानून के विरोध में किया गया था, या नील की खेती के विरोध में किया गया था, या मिल मालिकों के विरुद्ध विरोध किया गया था, या रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी,
नील की खेती तिनकटिया प्रथा द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से किसने की थी? तो आपका सही उत्तर क्या होगा बताएंगे। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से सुभाष चंद्र बोस ने की थी, या कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, या रास बिहारी बोस ने की थी, या निरंजन सिंह गिल ने की थी। तो आपका सही उत्तर होगा आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। ऑप्शन बी कैप्टन मोहन सिंह सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत, या अनुच्छेद 356 द्वारा, या अनुच्छेद 360 द्वारा, या अनुच्छेद 368 द्वारा। तो आपका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 सही है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो आप सभी लोग बताएंगे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा, या 44वां संविधान संशोधन द्वारा, या 73वां संशोधन द्वारा, या 86वां संशोधन द्वारा। तो आपका सही उत्तर होगा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी राष्ट्रपति सही है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। भाग 2 नागरिकता को, या भाग 3 मौलिक अधिकार को, या भाग 4 नीति निर्देशक तत्व को, या भाग 9 पंचायत को। तो आपका सही उत्तर होगा संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? लोकसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है, या प्रधानमंत्री के पास है, या संसदीय कार्य मंत्री के पास है, या राष्ट्रपति के पास है। तो आपका सही उत्तर होगा लोकसभा का सत्र बुलाने और उसे स्थगित करने का शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा किस देश से ली गई है? सिंगल सिटीजनशिप की अवधारणा ब्रिटेन देश यूके से ली गई है। ऑप्शन बी ब्रिटेन सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है? तो आप लोग बताएंगे शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार है। 5 से 11 वर्ष के लिए, या 6 से 14 वर्ष के लिए, या 0 से 6 वर्ष के लिए, या 14 से 18 वर्ष के लिए। तो आपका सही उत्तर होगा 6 से 14 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका सही उत्तर होगा भारत में नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सही है। अगला प्रश्न है, भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन बी केंद्रीय वित्त मंत्री सही है। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो आप सब बताएंगे किस फसल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। चावल पर, या मक्का पर, या गेहूं पर, या दलहन पर। तो आपका सही उत्तर होगा हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं फसल पर पड़ा। ऑप्शन सी गेहूं सही है। अगला प्रश्न है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में हो क्या कहलाती है? तो आप सभी लोग बताएंगे ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र सह-अस्तित्व में हो समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है, या साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए वर्तमान में मुख्य सूचकांक कौन सा है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई।
अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आप सभी लोग बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में पांचवा स्थान है, या सातवां स्थान है, या नौवीं स्थान है, या दसवां स्थान है? तो आपका सही उत्तर होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में सातवां स्थान है। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी लोग बताएंगे नाथुला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश में है, या सिक्किम प्रदेश में है, या उत्तराखंड में है, या हिमाचल प्रदेश में है? तो आप सबका सही उत्तर होगा नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सिक्किम सही है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आप सब लोग बताएंगे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से कौन जाना जाता है? कावेरी जानी जाती है, या कृष्णा, या गोदावरी नदी जानी जाती है, या महानदी जानी जाती है? तो आपका सही उत्तर होगा गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी गोदावरी सही है। आपका अगला प्रश्न है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप सब बताएंगे भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6 राज्यों से होकर गुजरती है, या 7 राज्यों से होकर गुजरती है, या 8 राज्यों से होकर गुजरती है, या 9 राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी 8 राज्य सही है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइसलैंड माजुली किस नदी पर स्थित है? तो आप सब बताएंगे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आइसलैंड गंगा नदी पर स्थित है, या ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, या सिंधु नदी पर स्थित है, या गोदावरी नदी पर स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सही है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो आप सब बताएंगे सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं, या शंकुधारी वन पाए जाते हैं, या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, या कटीले वन पाए जाते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी सही है, मैंग्रोव वन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीनराम किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी मेघालय। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति येलो रेवोल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी तिलहन उत्पादन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक किसे माना जाता है? तो आप सभी लोग बताएंगे व्हाइट रेवोल्यूशन का जनक एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, या डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है, या सैम पित्रोदा को जाना जाता है, या नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन सही है। अगला प्रश्न है, ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो आप सब बताएंगे ऐसी फसलें कौन सी है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, जो मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं क्या कहलाती हैं? खरीफ की फसलें कहलाती हैं, या रबी की फसलें कहलाती हैं, या जायद की फसलें कहलाती हैं, या नकदी की फसलें कहलाती हैं? तो आपका इनमें से सही उत्तर हो जाएगा रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ऑप्शन बी रबी की फसलें सही होगा। एग्जाम्पल के लिए गेहूँ, चना और सरसों। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी रबी की फसलें। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आप सब बताएंगे भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, या पंजाब है, या पश्चिम बंगाल है, या आंध्र प्रदेश है? तो आपका इनमें से सही उत्तर होगा भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन सी सही है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई भारत के किस शहर में स्थित है? तो आप सब बताएंगे किस शहर में स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है, या आनंद गुजरात में स्थित है, या मथुरा यूपी में स्थित है, या लुधियाना पंजाब में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई भारत के हरियाणा राज्य के करनाल शहर में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, झूमिंग क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन बी कृषि की एक पद्धति स्थानांतरित कृषि है,
जिसे झूमिंग कृषि कहा जाता है? ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है? तो छोटा दिल्ली के नाम से नोएडा जाना जाता है, या गाजियाबाद जाना जाता है, या मेरठ जाना जाता है, या बागपत जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा इनमें से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले को छोटा दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी गाजियाबाद सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शेरनी लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में शेरनी लायन सफारी पार्क कानपुर में स्थित है, या लखनऊ में स्थित है, या इटावा में है, या लखीमपुर खीरी में है? तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में शेरनी लायन सफारी पार्क इटावा में स्थित है। ऑप्शन बी इटावा सही है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? तो आप सब लोग बताएंगे चाकुओं का शहर मुरादाबाद को कहा जाता है, या अलीगढ़ को कहा जाता है, या रामपुर को कहा जाता है, या मेरठ को कहा जाता है? तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है और इसे कब अपनाया गया? तो आप सभी लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है, जिससे 1945 में अपनाया गया, या उर्दू है जिसे 1989 में अपनाया गया, या अवधी है जो 1991 में अपनाया गया, या अंग्रेजी है 1947 में अपनाया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा उर्दू है जो 1989 में अपनाया गया। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो आप सब लोग बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय लखनऊ में स्थित है, या प्रयागराज में स्थित है, या रामपुर में स्थित है, या आगरा में स्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन सी रामपुर। रामपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जो किए गए उपकारों को मानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से जो किए हुए उपकारों को मानता हो वह कृतज्ञ है। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, तरणी अवतरणी शब्द युग का सही अर्थ क्या है? तो आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा? सूर्य और नाव होगा, या नाव और सूर्य होगा, या युति और नदी है, या सूर्य और नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तरणी मतलब सूर्य है, और तरणी नाव होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य और नाव। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो आप सब बताएंगे कान भरना मुहावरा क्या होगा? बहरा होना होगा, या चुगली करना होगा, या दीक्षा देना होगा, या बहुत आदर करना होगा? तो आपका सही मुहावरा होगा कान भरने का चुगली करना होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, अस्थावर का सही विलोम शब्द कौन सा है? अस्थावर का सही विलोम शब्द जंगम है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दोहा छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा छंद के विषम चरणों पहले और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी सही है। और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी सही है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है? चित्रकूट में की जा रही है, या बनारस में या वाराणसी में की जा रही है, या अयोध्या में की जा रही है, या प्रयागराज में की जा रही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन सी अयोध्या सही है। अगला प्रश्न है आपका, मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो आपका सही उत्तर होगा मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब हाल ही में फातिमा अब्बास ने जीता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर को सोलर सिटी के रूप में सबसे पहले विकसित करने का निर्णय लिया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अयोध्या। आपका अगला प्रश्न है, G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो आप सब बताएंगे G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत देश ने की, या ब्राजील देश ने की, या दक्षिण अफ्रीका ने की, या अमेरिका ने की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी
दक्षिण अफ्रीका ने की। ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका सही है। आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है जनवरी 2026 की स्थिति में? तो आप सब बताएंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक डीजीपी विजय कुमार हैं या राजीव कृष्ण है या डीएस चौहान है या मुकुल गोयल हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान डीजीपी राजीव कृष्ण है। ऑप्शन बी राजीव कृष्ण सही है। उम्मीद करते हैं कि 50 क्वेश्चन में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए होंगे। तो अगर आप अपना वर्दी पक्का करना चाहते हैं तो आप अपने चैनल पीएस क्विज वाला से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, जिससे आपको डेली नई नई क्लास मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।